नमस्कार। वायर की इस बातचीत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अजय आशीर्वाद। दिसंबर 16 को दिल्ली कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। नेशनल हेराल्ड केस के मामले में, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, उस कोर्ट ने ये सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप था उसको खारिज कर दिया। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पीएमएलए का केस चला रही थी कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के खिलाफ, उसको एक तरीके से एक बड़ा झटका लगा है इसमें, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि आरोप जो लगे हैं उसका कोई आधार दिख नहीं रहा है। ईडी ने बिना एक एफआईआर के एक केस सुलझाने में लगी हुई थी, और वो पीएमएलए केस बिना एफआईआर के मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल नहीं है का अर्थ ये है कि आरोप के आधार नहीं है। तो 6 महीने पहले जो ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में एक चार्जशीट बनाई थी और कोर्ट को पेश किया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके के आरोप थे, कोर्ट ने उस चार्जशीट को देखने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि ईडी, उनका ये मानना था कोर्ट का कि ईडी ने जिस तरीके से इस केस को की शुरुआत की है उसका कोई आधार नहीं है और ऐसे केस होने ही नहीं चाहिए थे। तो ये नेशनल हेराल्ड केस में एक बहुत ही बड़ा यू टर्न है। जो ये केस हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी पर कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इन्होंने करप्शन किया है। तो वो अब कोर्ट की माने, कोर्ट के अनुसार उसका कोई भी बेसिस नहीं है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रमुख नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परमानेंट इनवाइटी गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं हमारे साथ, जिनसे हम इस केस के बारे में जानना चाहेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या ये नेशनल हेराल्ड का केस जो इतना हमेशा सुर्खियों में रहता है, उसके आने वाले दिनों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो दावे है उसको और किस तरीके से खारिज करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार सर सप्पल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। और सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे यही रहेगा कि किस आधार पर कोर्ट ने ये मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस को खारिज किया है नेशनल हेराल्ड केस में। अजय जी, आपने बात शुरू करते हुए बोला कि नेशनल हेराल्ड का केस वो केस है जो लगातार सुर्खियों में रहता है, क्योंकि जब भी आरोप लगाना होता था बीजेपी को तो सारा मीडिया, सारे अखबार, सारे चैनल इस पे डिबेट करते थे, सुर्खियों में रखते थे। लेकिन कल जब कोर्ट ने फैसला दिया कि ये पूरी जांच जो है वो गैर कानूनी है और उसकी चार्जशीट का संज्ञान भी नहीं कोर्ट ले सकता है, तो ये सुर्खियों से गायब था। कल टीवी चैनल्स में आपको डिबेट्स नहीं मिली, आज अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे उस तरह से इसका कवरेज नहीं मिली। जो कवरेज अगर कल चार्जशीट एक्सेप्ट की गई होती तो पूरी सुर्खियों के अंदर आपको दिखाई देती। ये अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। एक ऐसा मामला जिसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जांच गैर कानूनी है और वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती चार्जशीट। एक ऐसा मामला जिसके अंदर सीबीआई और ईडी के ऑफिसर खुद 7 साल तक लिखते रहे कि इसके अंदर कोई प्रिडिकेट ऑफेंस नहीं बनता, इसलिए इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मामला जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2012 में ही कह दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी का पैसा इस्तेमाल करने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। एक ऐसा मामला है जिसकी पूरी की पूरी जांच जो है वो जांच की प्रक्रिया ही गैर कानूनी साबित हो गई है। तो ये मामला जो है नेशनल हेराल्ड का केवल और केवल वेंडेटा का मामला है, द्वेष का मामला है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का मामला है और झूठ फैलाकर बदनाम करने का मामला है। आज सुबह एक खड़गे साहब ने और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें इन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो नेशनल हेराल्ड केस को जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने परस्यू किया है वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है। तो इसमें और बार बार कांग्रेस का यही आर्ग्यूमेंट रहा है कि इसमें जो
पीएमएलए का केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं, उसमें चार्जशीट तक में भी किसी तरीके का प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। तो जब प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं था एक, या फिर शेड्यूल्ड ऑफेंस, दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी तरीके का जो शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है आईपीसी में, या जो अब भारतीय न्याय संहिता में चीटिंग हो या कॉन्स्पिरेसी हो, इस तरीके के केस बिना लगाए ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस केस में पीएमएलए के चार्जेस उन्होंने किस आधार पर लगाए? देखिए, प्रेडिकेट ऑफेंस जो है वो है कि कोई अपराध का आधार होना चाहिए कि किसी ने अपराध किया, उस अपराध की एफआईआर हुई, उस अपराध से पैसा कमाया गया, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया गया गलत तरीके से, वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो बिना किसी अपराध के बनती ही नहीं है। इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार सालों से ये बात कह रही है कि इस मामले के अंदर ना तो कोई अपराध हुआ, चूंकि अपराध नहीं हुआ इसलिए कोई एफआईआर कभी करने की हिम्मत नहीं हुई। 7 साल तक ईडी और सीबीआई के ऑफिसर ये राय देते रहे कि इस पे कोई एफआईआर बनती नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अपराध नहीं हुआ। दूसरी बात, अपराध से पैसे का ट्रांसफर होना चाहिए, कोई पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ। एकमात्र जो चीज हुई कि कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि नेशनल हेराल्ड एक स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा अखबार है, उसकी एक विरासत है, एक ऐतिहासिक विरासत है, उसको बचाने के लिए, उसका कर्जा माफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने अकाउंट से लीगली विधिवत तरीके से 90 करोड़ रुपए देके उसके डेट को सेटल किया। इसको बोलते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये रोज होता है। अभी अभी कुछ दिन पहले डेटा आया कि मोदी सरकार के लास्ट 5 सालों के अंदर कॉरपोरेट कंपनियों ने लगभग 17 लाख करोड़ का कर्ज को रिस्ट्रक्चरिंग किया है, डेट को इक्विटी में बदला है, ये एनपीए राइट ऑफ किए हैं। ये वही चीज है कि एक कंपनी के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैसा दिया और डेट को इक्विटी में बदल दिया, शेयर्स में बदल दिया, ताकि वो पैसा वापस ना करना पड़े। इतनी सी बात है। अब इसके अलावा वो पैसा इस्तेमाल कहाँ हुआ? वो पैसा इस्तेमाल हुआ जो वहां के एम्प्लॉइज थे, उनकी सैलरीज जो पेंडिंग थी, उनके ग्रेचुइटी पेंडिंग थी, उनका पीएफ पेंडिंग था, इसके लिए इस्तेमाल हुआ। इसमें तो कोई अपराध हो नहीं सकता। ये तो रोज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, द बैंक्स इसको परमिट करते हैं। अब इसके आगे जो पीएमएलए की शर्त होती है कि पैसा आया तो उस पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब पैसा तो लगा सैलरीज में, तो इन्वेस्टमेंट प्रोसीड ऑफ क्राइम का सवाल ही नहीं उठता। तीसरी बात, उन्होंने ये बोल दी कि इस पैसे से जो है संपत्ति ट्रांसफर हुई। सच्चाई ये है कि नेशनल हेराल्ड की हर एक संपत्ति जो उसकी पेरेंट कंपनी है एजेएल, आज भी उसी के पास है। कोई संपत्ति कभी ट्रांसफर नहीं हुई, कोई संपत्ति कभी ट्रांसफर हो नहीं सकती, क्योंकि जब ये लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया उस समय शर्त रख दी गई कि ये जो नई कंपनी है जिसने की इक्विटी ले ली डेट को माफ करने के लिए, कर्ज को माफ करने के बदले में शेयर दे लिए, वो कंपनी कभी भी नेशनल हेराल्ड की कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगी, कभी भी नहीं बेच पाएगी। ये तो शर्त थी। तो पैसा प्रॉपर्टी बेच के मुनाफा कमाने का कोई हो नहीं सकता था। दूसरा मुनाफा क्या होता है कि आप डिविडेंड लेते हैं, वो भी इसमें मना था, क्योंकि ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी थी, सेक्शन 25 की कंपनी। इसके अंदर शर्त है कि कोई भी डायरेक्टर प्रॉफिट ले नहीं सकता, तो वो भी खत्म हो गई। तीसरा, सुविधाएं होती है कि आप सैलरी ले लेते हैं, आप गाड़ी ले लेते हैं, आप घर का किराया ले लेते हैं, वो भी मना था। सेक्शन 25 की कंपनी में इसमें शर्त खुद ही कांग्रेस पार्टी ने कर दी थी कि कोई भी डायरेक्टर इसमें से कभी कोई डिविडेंड नहीं ले पाएगा, कोई सैलरी नहीं ले पाएगा, कोई स्टाफ नहीं ले पाएगा, कोई गाड़ी नहीं ले पाएगा, कोई घर नहीं ले पाएगा, कोई ऑफिस नहीं ले पाएगा। तो ना तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ना मुनाफा ट्रांसफर हुआ, ना वो भविष्य में कभी ट्रांसफर हो सकता है। तो मनी नहीं है, प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, प्रोसीड ऑफ क्राइम का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? ये बात शुरू से कांग्रेस पार्टी कह रही है, और ये बात ईडी को और सीबीआई को मालूम है, उनके अफसरों को। इसलिए वो 7 साल तक इस पे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे बढ़े किस आधार पे, कोई आधार ही नहीं है। और ये जजमेंट के अंदर लिखा गया है, जजमेंट में पैरा 233 है, उसमें जज ने लिखा है कि ईडी और सीबीआई के अफसर ने ज्वाइंट एक राय दी है कि इस मामले में एफआईआर नहीं बनती है। ये 2021 में दी गई है। ये समझ सबकी थी, लेकिन बीजेपी को हंगामा खड़ा करना था। उन्होंने एक
फिक्टिशियस एक काल्पनिक क्राइम इजाद किया। जैसे पहले उन्होंने 2G में किया था ना, एक काल्पनिक लॉस का एक थ्योरी लाए, कोल में काल्पनिक लॉस की थ्योरी लेके आए, जो आज कोर्ट ने सब खारिज कर दी, क्योंकि लॉस तो कहीं हुआ नहीं था। वैसे ही एक काल्पनिक मामला खड़ा किया गया। उस काल्पनिक मामले की जांच के लिए बिना FIR के ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। उस काल्पनिक मामले में हमारी लीडरशिप को गुनहगार दिखाने के लिए एक ऐसी महिला जिनके पति इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके पति देश की अखंडता के लिए शहीद हुए, उनकी ईडी ने 12 घंटे जांच की। 12 घंटे। राहुल गांधी, उनके करीब 50 घंटे से ऊपर ईडी ने इंटेरोगेशन की। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक मिल मजदूर के बेटे से जमीन से उठकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 50 साल से उनका करियर बेदाग है, कोई आरोप नहीं है, उनकी करीब 8-9 घंटे इंटेरोगेशन की। ये इंटेरोगेशन सब गैर कानूनी की गई, कोई वजह नहीं थी, कोई केस नहीं था, कोई FIR नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, लेकिन देश की जनता की नजर में बदनाम करने के लिए ये लगातार काम ईडी के अफसरों ने बीजेपी के टॉप से इशारे पे किया। और यही बात कोर्ट ने नोटिस की है, और कोर्ट ने कहा जब FIR नहीं है, जब प्रिडिकेट ऑफेंस यानी कोई अपराध नहीं है, तो ये पूरी जांच करके चार्जशीट का मतलब क्या है? इसलिए उन्होंने इस चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ये मानते ही नहीं, हम इस चार्जशीट में सही है गलत है इस सवाल में तो जाएंगे ही नहीं, हम ये चार्जशीट को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इसको ट्रैश कर रहे हैं, इसको जिसको कहते हैं कूड़ेदान में डाल रहे हैं। ये बात कल कोर्ट ने की। सप्पल साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2021 में ईडी ने ये जो पूरी कार्रवाई शुरू की थी और 6 महीने पहले जो चार्जशीट उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया था, वो अब पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है लोअर कोर्ट, ये जो फैसला आया दिल्ली। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईडी की जो जांच है वो जांच ही गैर कानूनी है, वो कानून के आधार पे हुई नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं बनता है। ये पूरा का पूरा प्रपंच भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल गांधी फैमिली को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए किया था। और हम बार बार कहते थे कि ये केस कोर्ट में एक दिन नहीं टिकेगा, और वही हुआ। एक दिन की तो बात क्या, उन्होंने इस केस को 1 मिनट भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। जो और ये दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता देता हूँ कि ये पूरा मामला 2013 में एक प्राइवेट कंप्लेन जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, वो उन्होंने ये चालू किया, जिसको एक लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो चलता रहा और ईडी, जो सप्पल साहब कह रहे हैं कि 2016 से लेकर 21 तक ईडी और CBI जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ये समझते रहे कि जब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस, जो मतलब इस अपराध का आधार नहीं दिखता है, तब तक वो FIR फाइल नहीं कर सकते हैं। और मगर जब 2021 में भी जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी खुद ही इस पूरे मामले पे स्टे लगवाना चाह रहे थे, जब वो खुद लगवाना चाह रहे थे, तब ईडी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और एक PMLA एक्ट के अंतर्गत उन्होंने ये जांच फिर से शुरू किया, जिसको कोर्ट ने कल खारिज कर दिया। सप्पल साहब, मेरा ये मानना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के एक अफसर ने दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में एक FIR दर्ज कराई है इसी मामले में, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में, जिसमें चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके के जो चार्जेस उस FIR में लगाए गए हैं। क्या वो ये FIR और कल का जो कोर्ट का फैसला है वो दोनों अलग है? जी देखिए, जब जिरह हो रही थी कोर्ट के अंदर चार्जशीट के ऊपर, तो बीजेपी को और सरकार के तंत्र को, ईडी को ये समझ में आ गया था कि अब ये केस टिकेगा नहीं कोर्ट में। तो ये पहला केस होगा दुनिया में शायद जो इतना हाई प्रोफाइल है, उसमें 12 साल की जांच के बाद FIR दर्ज कर दी गई कि इस FIR के आधार पर जांच हुई है। अब आप मुझे बताइए कि जांच 12 साल पहले हो गई, 12 साल चली, और FIR बाद में दर्ज हुई, तो ये तो भविष्य में भी कोर्ट में नहीं टिकने वाला है। कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि ये अलग चीज है। आपने जो जांच की वही बिना FIR के की,
आपने जो जांच की वो ही बिना प्रिडिकेट ऑफेंस यानी बिना किसी अपराध के की। तो ये जो इन्होंने किए है अब एफआईआर, वो किसी तरह से मामले को लंबा लटकाने के लिए की है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि इसके अंदर कुछ है नहीं, उनको मालूम है ये बात। यही वजह है कि राहुल जी की, सोनिया जी की, खरगे जी की जब पूछताछ की उन्होंने, तो कुछ दिनों तक पूरा हंगामा किया और उसके बाद पिछले 2 साल से 2.5 साल से अब शांत है ईडी। किस आधार पे इसके आगे बात करेंगे? के कहने का मतलब है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 2021 में ये पूरा मामला खड़ा किया और पीएमएलए के चार्ज लगाए तो उन्होंने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की, सीधा सीधा तो किसी भी बिना वो प्राइवेट कंप्लेंट के जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का था उसी के बुनियाद पे ये पीएमएलए केस स्टार्ट किया। आप मुझे बताइए, कोई भी बड़ी जांच देश में किसी भी अपराध की जांच क्या बिना एफआईआर के होती है? एफआईआर क्यों नहीं की? क्योंकि अफसरों को ये मालूम नहीं था कि एफआईआर करनी क्या है। वो खुद ही कंफ्यूज थे कि हम एफआईआर करें क्या भाई। इसके अंदर ना मनी है, ना मनी लॉन्ड्रिंग है, ना कोई अपराध हुआ है, ना कंपनी के एसेट्स बिके हैं, ना किसी ने फायदा उठाया है। जब ये कुछ हुआ ही नहीं है तो एफआईआर क्या करे? इसलिए 12 साल तक एफआईआर नहीं हुई है। अब जो एफआईआर की गई है वो केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए की गई है, तो कोर्ट ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। कोर्ट ने उस एफआईआर का जिक्र तक नहीं होने दिया। उन्होंने कहा ये पूरी की पूरी चार्जशीट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब चार्जशीट जमा होती है ना, तो चार्जशीट के ऊपर कोर्ट संज्ञान लेता है। वो कहता है कि आपका ये चार्जशीट में 10 आपने चार्जेस लगाए हैं, इनमें से ये सही है और ये नहीं सही है, ये 10 के 10 सही नहीं है, 10 के 10 सही है। ये कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है। वो एक एक करके चार्जेस के मेरिट पे बात करता है और मेरिट के हिसाब से चार्जेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। इस मामले में उन्होंने चार्जशीट को देखा तक नहीं, उन्होंने बोला चार्जशीट का तो कोई बनता ही नहीं है क्योंकि मामला ही नहीं है। जी, तो पर साहब ये क्योंकि आप इसकी बात कर रहे हैं तो जब जब ये नेशनल हेराल्ड का केस सुर्खियों में आया तब तब भाजपा ने भी और उनके बड़े बड़े नेता ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन का एक तरीके से एलिगेशन लगाया कि ये जो एजेएल कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड को ओन करती है वो उन्होंने 50 कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख ट्रांस अपने पर लेकर 50 लाख में एजेएल की प्रॉपर्टीज खरीद ली एक नई कंपनी बना के यंग इंडियन, जिसके मुखिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। तो उन्होंने 50 लाख रुपए देकर 2000 या 3000 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज है जो एजेएल जो नेशनल हेराल्ड के पास था उसको अपने नाम पे करा लिया। ये जो हमेशा एलिगेशन बीजेपी लगाते हैं उसका भी एक तरीके से आधार पूरी तरीके से खत्म हो गया इस कोर्ट के फैसले के बाद, मगर वो हर बार इसी पॉइंट को आगे लेकर जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अजय जी, पहले तो प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की, नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट में कांग्रेस के ही लीडर्स, यही लीडर्स उस ट्रस्ट में भी थे, यही लीडर्स नई कंपनी में भी हैं। पहली बात तो ये, मैंने ही एक कंपनी बनाई, मैंने ही दूसरी कंपनी बनाई और लोन को इक्विटी में बदला। तो ये किसने किसको दिया, इसमें अपराध कहां हुआ? पहली बात तो ये। दूसरी बात, झूठ क्या बोलते हैं, कभी 3000 करोड़, कभी 5000 करोड़। जब इनकम टैक्स नोटिस देता है तो कहता है 350 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी। तो आप बड़ा करके दिखाने के लिए उसको 3000 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तीसरी बात, अब आईबीसी का इस्तेमाल जो होता है देश के अंदर, बैंकिंग इंसॉल्वेंसी कोड के अंदर आईबीसी का इस्तेमाल होता है। खुद इस सरकार के अंदर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट समझौते हुए जिसमें कि डेट को रिस्ट्रक्चर किया गया, यानी कर्जे को रिस्ट्रक्चर किया गया। अब रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग, उसके ऊपर लोन था 12,883 करोड़ का, रिलायंस के ऊपर सेटल किया बैंकों ने 2043 करोड़ में। रोहित फेरोटेक का जो केस था वो 4,221 करोड़ का था, सरकार ने सेटल कराया बैंकों से 496 करोड़ में। एएमडब्ल्यू मोटर्स का 4,141 करोड़ का था, सेटल कराया 202 करोड़ में। रिलायंस इंफ्राटेल का था 42,000 करोड़ का, सेटल कराया 4200 करोड़ में। रुचि सोया का 12,000 करोड़ का था, बाबा रामदेव ने सेटल किया 4200 करोड़ में। ये तो लगातार ये सरकार पिछले कई समय से आईबीसी के तहत लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और उसको अपनी बड़ी सफलता बताती है।
प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने बैंकों को रिवाइव कर दिया इस मार्फत, हमने कंपनियों को बचा लिया इस मार्फत। ये बड़ी लूट के तहत वहां तो एक कंपनी का एसेट दूसरी कंपनी को जा रहा है, वहां पे आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर डालते हैं और प्रेशर के बाद उस कंपनी के एसेट्स दूसरी कंपनी को औने पौने दांव में कर देते हैं। लेकिन वो सब ठीक है उनके लिए। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का अखबार, कांग्रेस पार्टी की मदद, कांग्रेस के अध्यक्ष उसके अंदर शेयर होल्डर, कांग्रेस पार्टी उस पैसे से केवल सैलरीज दे रही है। उस कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोविजन दे दिया कि ये कभी ना तो कभी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ना कभी मुनाफा लिया जाएगा, ना कभी डिविडेंड लिया जाएगा, ना सैलरी ली जाएगी, ना कोई सुविधा ली जाएगी। ये घोटाला हो गया। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब ना पैसा, ना अपराध, ना अपराध से मुनाफा, ना उस मुनाफे का कहीं इन्वेस्टमेंट। यही मनी लॉन्ड्रिंग की शर्तें हैं। ये कोई शर्त एग्जिस्ट नहीं करती है। जब ये कोई शर्त एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो केस बनता नहीं है। जब केस बनता नहीं है तो अफसरों ने एफआईआर की नहीं। जब एफआईआर की नहीं तो सालों तक बिना एफआईआर के जांच होती रही। फिर ऊपर से एक फर्जी एफआईआर, ईसीआईआर जो ईडी के अंदर होती है, ईसीआईआर दर्ज करा दी, तब भी एफआईआर नहीं थी। 12 साल आपने प्रताड़ित किया मानसिक रूप से। उम्मीद उनको ये थी अजय जी कि कांग्रेस के नेता इस प्रताड़ना से टूट जाएंगे, वो झुक जाएंगे, वो बीजेपी के आगे सरेंडर कर देंगे और ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा नहीं। ये षड्यंत्र था। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने तमाम ये प्रताड़ना सही, इंटरोगेशन में कोऑपरेट किया, जाके खुद पेश हुए। फर्जी केस में इस देश के टॉप लीडर्स कांग्रेस पार्टी के इंटरोगेट किए गए, लेकिन वो झुके नहीं। इसलिए मामला यहां तक पहुंचा और आज देश को पता लग गया क्या साफ है, देश को समझ में आ गया फर्जी मामला था। तो ये बीजेपी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कांग्रेस के लीडर्स इस पूरे फर्जी मुकदमे को, इस पूरे फर्जी जांच को इतनी हिम्मत से सामना करते हुए टूटेंगे नहीं। वो तो सोचे जैसे बाकी सब नेता टूट के बीजेपी की शरण में आते हैं, वैसे ये भी पीछे हट जाएंगे, बीजेपी से शरण मांगेंगे। लेकिन गांधी का इतिहास ये नहीं है। इसीलिए वो मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ पाते हैं। इस पूरी जांच के दबाव के बाद भी आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी ना झुके हैं और तय मानिए वो झुकेंगे नहीं। इस देश के अंदर जो सही है उसके लिए लड़ेंगे। जी, तो मेरा आखिरी सवाल सुप्रीत जी, आप लोग कांग्रेस ने यह साफ तौर पर कहा है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये केस किया गया है, एक द्वेषपूर्ण केस है, मगर एक पड़ाव आपने जीता है जो ईडी का जो केस था, मगर और दूसरी जगह भी यही सिमिलर केसेस चल रही हैं, यही नेशनल हेराल्ड को लेकर, चाहे वो दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का हो, चाहे इंडियन इनकम टैक्स का भी हो। तो आगे की क्या लड़ाई कैसे दिखने वाली है हमें आप लोगों की तरफ से? यहां से पूरी बात में यू टर्न हो गया है। ये जो इनकम टैक्स का केस है, या जो एफआईआर है, ये रिसेंटली बीजेपी ने, मोदी सरकार ने केवल अपनी जान बचाने के लिए, मामले को लंबा चलाने के लिए और फिर से एक झूठ गढ़ने के लिए किया है। जो मुख्य आरोप है वही खारिज हो गया है। मुख्य आरोप यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हुई है। उस जांच की चार्जशीट पेश हुई है कोर्ट के अंदर। यही था मुख्य तौर पे। और अब ना तो वो जांच आगे बढ़ सकती है, ना वो चार्जशीट का कोई मायने रह गया, और ये साबित है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है। तो अब इसके बाद बाकी सब चीजें तो ठीक है, आप तंग करने के लिए आपने इतने साल ये भी चला दिया, आप करते रहिए, लेकिन जनता के सामने आज दूध का दूध पानी का पानी तो हो गया। ये ठीक वैसे ही है कि जब आपने 2G मामले में पूरा देश को घुमा दिया कि इसमें घोटाला हुआ 1,76,000 करोड़ का, और उसके बाद 12 साल हो गए, एक सजा हुई, सब के सब बरी हो गए। समस्या क्या है, बीजेपी का कंट्रोल्ड जो मीडिया है वो जब आरोप लगते हैं तो उसका खूब प्रचार करता है, ढोल नगाड़े बजाकर प्रचार करता है। लेकिन जब आरोप झूठे साबित होते हैं तो खामोश हो जाता है, उसके मुंह पे पट्टी बन जाती है। ये इस मामले में भी आज हुआ है। लेकिन अब ये मामला कोर्ट के अंदर टेक्निकी चीजों में उलझा रहे तो एक अलग बात है, लेकिन ये केस के अंदर अब कोई जान नहीं बची है।
बहुत बहुत शुक्रिया सफल साहब आपका, और इसी नोट पे हम ये साक्षात्कार समाप्त करेंगे। जैसा कि सफल साहब ने कहा कि जब आरोप लगते हैं तब ये मीडिया में के सुर्खियों में रहता है, मीडिया के हाइलाइट्स में रहता है, मगर जब आरोप क्लियर होते हैं, जैसा कि दिसंबर 16 को हुआ, एक कोर्ट ने जो मुख्य आरोप जो था मनी लॉन्ड्रिंग का नेशनल हेराल्ड केस में, उसको जब खारिज कर दिया, तो उसी हिसाब का हमने देखा कि किस तरीके से मीडिया ने उसको एक तरीके से बहुत ही रूटीन खबर की तरीके से चलाया, बहुत ही एक तरीके से ऐसा चलाया कि जैसे कि ये खबर हुआ ही नहीं है। तो इन बातों पर हम ध्यान देते हैं, हम सारी खबरें आपके पास ऑब्जेक्टिवली देते हैं, सारी खबरें पूरी तरीके से पर्दाफाश करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार वायर के साथ जुड़ने के लिए।